पाकिस्तान ने भारत को कई जख्म दिए हैं, लेकिन 1999 का जख्म सबसे गहरा था। कारगिल वॉर। 1999 की सर्द हवाओं की आड़ लेकर पाकिस्तान ने अपने नापाक कदम भारत की पहाड़ियों पर रखे और उन्हें मिटाने के लिए भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। लेकिन भारत के अभिन्न अंग को अपनी जद में लेने की इस नापाक हरकत का जवाब सिर्फ सरहद पर ही नहीं दिया जा रहा था। कारगिल से हजारों किलोमीटर दूर क्रिकेट के मैदान पर भी उसी रोज एक जंग लड़ी जानी थी। तारीख थी 8 जून 1999। कारगिल के पॉइंट 5203 पर जमकर बमबारी हो रही थी। तोपें गरज रही थीं और गोलियां बरस रही थीं। वहीं दूर इंग्लैंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जा रहा था और मुकाबला था भारत बनाम पाकिस्तान। ये सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदले का दिन था। यकीन मानिए, मैनचेस्टर के मैदान पर भी माहौल ठीक वैसा ही था जैसा सरहद पर। अपनी सरजमी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के नापाक कदमों से नाराज और भारतीय सैनिकों की शहादत के लिए बदला लेने को मोहम्मद अजरुद्दीन की टीम तैयार थी। आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। ये तीसरा मौका था जब क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग यानी विश्व कप में ये दो देश आमने सामने थे। पाकिस्तान 1992 का विश्व विजेता था और पूरी टीम शानदार, अनुभवी और हरफन मौला खिलाड़ियों से सजी हुई थी। सईद अनवर, इंजमामुल हक और शाहिद अफरीदी जैसे बल्लेबाज तो वसीम अकरम, सकलेन मुश्ताक और शोएब अख्तर जैसे घातक गेंदबाज। और सामने थी एक युवा भारतीय टीम जिसके कई चेहरे तो अनजाने और नए से थे, लेकिन सभी के दिलों में कारगिल की आग धधक रही थी, जिसकी लौ में वो पाकिस्तान को फूंक देना चाहते थे। बदले की इस आग को शायद वो सिक्का भी भांप गया था जिससे टॉस होना था। शायद तभी वो भारतीय कप्तान अजरुद्दीन के मन मुताबिक जमीन पर गिरा। अजरुद्दीन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और क्रीज पर उतरते हैं सचिन तेंदुलकर और सदा गोपन रमेश। सचिन तेंदुलकर के नाम से भले ही दुनिया वाकिफ हो, लेकिन सदा गोपन रमेश अभी नए थे। महज 2.5 महीने पहले ही उन्होंने वनडे डेब्यू किया था और अभी सिर्फ 11 वनडे ही खेले थे। उम्र थी महज 24 साल। लेकिन इतिहास गवाह है कि कारगिल युद्ध के समय युवाओं ने ही पाकिस्तान को धूल चटाई थी, वो चाहे जंग का मैदान रहा हो या खेल का। उम्मीद के अनुसार पाकिस्तान के गेंदबाज गोलियों सी रफ्तार की तरह गेंद फेंक रहे थे और भारत सधी हुई शुरुआत की तलाश में था। ये ओपनिंग साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अब्दुल रज़ाक ने अपनी जादूगरी दिखाई और विकेट की सीध में गेंद डाल दी। रमेश नए थे और रज़ाक की चतुराई से वाकिफ नहीं थे। उन्होंने इस गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिक करने के इरादे से कदम आगे बढ़ाया और रज़ाक के जाल में फंस गए। स्टंप्स बिखर गए और भारत का पहला विकेट गिर गया। टीम का स्कोर था 37 रन, जिसमें से रमेश के नाम चढ़े थे 20 रन। इसी के साथ क्रीज पर भारत के संकट मोचन राहुल द्रविड़ ने कदम रखे। अब चतुर, चालाक, तेज और अनुभवी पाकिस्तानी गेंदबाजी अटैक के सामने भारत की दो अद्भुत तोपें यानी सचिन और द्रविड़ खड़े थे। यकीन मानिए, ये दोनों ठीक उसी तरह पाकिस्तानी गेंदबाजों पर बरसे जैसे बोफोर्स गन कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों पर बरस रही थी। जो स्कोर 12वें ओवर में महज 37 था, वो 21वें ओवर आते आते 100 को छूने वाला था। सचिन और द्रविड़ ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को घेर घेर कर पीटना शुरू कर दिया। हर गेंद मानो मैदान के बाहर भेजना चाहते हों।
तभी अजहर महमूद ने 21वें ओवर की 5वीं गेंद फेंकी, जिस पर तेंदुलकर ने आगे बढ़कर जोरदार प्रहार किया। बॉल कनेक्ट भी सही हुई, लेकिन बाउंड्री पर खड़े सकलेन मुश्ताक के हाथ में जा गिरी। सचिन 45 रन बनाकर आउट हो गए और मैदान खामोश हो गया। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान के साथ 95 रन पर पहुंच गया था। टीम अभी भी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन लड़ाई बस शुरू हुई थी। अजय जडेजा बल्लेबाजी करने उतरे। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक ठोकने वाले जडेजा से भारत को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उनका बल्ला उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। जडेजा महज 6 रन बनाकर फर्स्ट स्लिप पर खड़े इंजमाम को कैच थमा बैठे। उनका भी शिकार किया अजहर महमूद ने। अब 25वें ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर था 107 रन। भारत को जरूरत थी एक मजबूत साझेदारी की। तभी क्रीज पर कप्तान अजहरुद्दीन कदम रखते हैं। वही चिर परिचित दबंग चाल और कॉलर ऊपर। अजहरुद्दीन और द्रविड़ पारी को संभालते हैं और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता है। द्रविड़ पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक पूरा करते हैं। उनकी पारी भारत को मजबूत परिस्थिति में ले जा रही थी। तभी पाकिस्तान अपने सबसे अनुभवी हथियार वसीम अकरम को बॉल थमाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो क्रिकेट इतिहास के 10 महत्वपूर्ण गेंदबाजों का नाम गिनाए और उनमें अकरम का नाम ना हो। अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अकरम भारत की दीवार द्रविड़ को गिराने में कामयाब होते हैं। अकरम ने ऑफ में लुभाती हुई एक फुलिश डिलीवरी डाली, जिस पर ड्राइव करने का लालच द्रविड़ को भारी पड़ गया और वो एक्स्ट्रा कवर्स पर खड़े अफरीदी को कैच थमा बैठे। 40वें ओवर में 61 रन के निजी स्कोर पर द्रविड़ आउट होते हैं और भारत का स्कोर हो जाता है 158 पर 4 विकेट। अब शायद ही किसी को उम्मीद थी कि भारत 200 के आंकड़े तक भी पहुंच पाएगा, लेकिन जिम्मेदारी उठाई खुद कप्तान अजहरुद्दीन ने। एक तरफ विकेट गिर रहे थे तो दूसरी तरफ वो पारी को संभाले हुए थे। उनका साथ काफी देर तक रॉबिन सिंह ने दिया और चंद ओवरों में भारत ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसा लग रहा था कि मानो अजहरुद्दीन बल्ला नहीं तलवार लेकर मैदान में उतरे हों। उन्होंने पाकिस्तान के महान गेंदबाजों को मार मार कर अदना बना दिया। उन्होंने अर्धशतक ठोका और अभी भी उन्हें सिर्फ रन दिखाई दे रहे थे। 49वें ओवर में एक बार फिर वसीम अकरम सामने आए। अजहरुद्दीन अभी भी नहीं रुके। एक शॉट मारते वक्त बल्ला उनके हाथों में घूम गया और गेंद बाउंड्री पार नहीं कर सकी। 218 के स्कोर पर अजहरुद्दीन का विकेट गिरा। तब तक वो 59 रन मार चुके थे। रॉबिन सिंह ने 16 और नयन मोंगिया ने नाबाद 6 रन और जोड़े। 50 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम ने पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के सामने 227 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप के सामने भारतीय बल्लेबाज अपना काम कर चुके थे। ये तो बस ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी बाकी थी, क्योंकि अब बारी थी गेंदबाजी की। पाकिस्तान की तुलना में भारत का गेंदबाजी अटैक कहीं भी नहीं खड़ा होता, लेकिन इस मैच में बात क्रिकेट की होती तो ये तुलना मायने रखती। लेकिन ये तो जंग थी। आज जवागल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद और अनिल कुंबले सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारत का बदला लेने के लिए उतरे सैनिक थे। गेंदबाजी का आगाज भी ठीक वैसे ही हुआ। पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने आए सईद अनवर और शाहिद अफरीदी। उनका इरादा मैच को जल्द खत्म करने का था। शुरुआत भी ऐसी ही की, लेकिन ज्यादा देर तक प्लान पाकिस्तान के मुताबिक ना चल सका। श्रीनाथ ने एक वाइड गेंद फेंकी और अफरीदी ने लपक कर शॉट मारा। गेंद सीधे जा फंसी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े अनिल कुंबले के हाथ में। यानी तीसरे ही ओवर में महज 19 के स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका लगा।
वो भी अफरीदी के रूप में, जो महज 6 रन के स्कोर पर पवेलियन की तरफ चल दिए। पाकिस्तान का स्कोर 10वें ओवर में 44 पर ही पहुंचा था कि अभी अभी आए एजाज अहमद को भी श्रीनाथ ने शिकार बना लिया। एजाज 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। श्रीनाथ को अकेले पाकिस्तान की बैंड बजाते देख वेंकटेश प्रसाद को कहां मजा आ रहा था, तो उन्होंने भी कसी हुई गेंद फेंकी और फिर मानो करिश्मा ही कर दिखाया। पहले तो उन्होंने 14वें ओवर में सलीम मलिक को अपना शिकार बनाया और फिर खतरनाक से दिख रहे सईद अनवर को 18वें ओवर में चलता किया। अनवर जब पवेलियन लौट रहे थे तब पाकिस्तान का स्कोर 65 रन पर 4 विकेट था। अभी 20 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे और भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ दी। जैसे तैसे इंजमामुल हक और मोइन खान ने पाकिस्तान की लाज बचाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन भारतीय गेंदबाज अलग ही रूप में थे। मानो उन्होंने कसम खा ली थी कि कैसे भी पाकिस्तान को पटक कर ये जीत भारतीय सेना को समर्पित करें। फिर क्या, एक एक करके ताश के पत्तों की तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी आते और जाते रहे। कुंबले ने अजहर महमूद और सकलेन मुश्ताक को शिकार बनाया तो अब्दुल रज्जाक को श्रीनाथ ले उड़े। बाकी बचे पाकिस्तानी खिलाड़ी प्रसाद के हिस्से गए। पूरी पाकिस्तानी टीम 227 जैसे छोटे टोटल के आसपास भी नहीं पहुंच पाई और ना ही पूरे 50 ओवर तक भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक पाई। पाकिस्तान 46वें ओवर में 180 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। श्रीनाथ ने 8 ओवर में 3 विकेट झटके, जबकि कुंबले को 10 ओवर में 2 विकेट मिले। वहीं प्रसाद ने तो महज 27 रन खर्च करते हुए 5 पाकिस्तानियों का शिकार किया और मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए। भारत ने इस मैच को 47 रनों से जीता। 8 जून को मिली ये जीत इकलौती नहीं थी। उस रात भारत ने कारगिल में भी .5203 पर जीत हासिल की थी। ये पॉइंट कारगिल की जंग में एक महत्वपूर्ण लोकेशन और भारत का ही हिस्सा था। हालांकि भारत की इस जीत के लिए कैप्टन अमोल कालिया और लांस नायक गुलाम मोहम्मद को अपनी शहादत देनी पड़ी, जिन्हें बाद में वीर चक्र से नवाजा गया। यानी 8 जून के उस दिन पाकिस्तान ने खून के आंसू रोए और सरहद से मैदान तक भारत के हाथों खूब मार खाई।